हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यश चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम चल रहे थे 11th क्लासेस के फिजिक्स के ऊपर और हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर है। तो उसमें हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने सीखा उसका क्या काम है, क्या यूज़ है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मैं हूं आपका यश चौहान, ऑथर साइंस इन 24 आवर्स, पब्लिश बाय द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो आगे हम चलते हैं हमारे लेक्चर में। सीधा प्रसारण यहाँ पर आपको मिल रहा है लॉकडाउन के अंदर। ओके, इज इट परफेक्ट। अब पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात कर ली है। दोनों लेक्चर्स के वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरा ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का। इसको बिंज वॉच करिए तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। आज के लेक्चर में कई बातें अगर ऐसी होंगी जो आपको समझ में ना आए तो आपको पीछे के वीडियो देखने ज़रूरी है, समझ लीजिएगा और वापस से जाकर के पीछे के वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लास 11th की बात कर रहे थे, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये सेम टू सेम नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो मेजर टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला, वो हमने समझ लिया है कम्प्लीटली। उसके ऊपर मैंने 30 मिनट का लाइव वीडियो किया था और मैंने आपको समझाया था प्रॉपरली। और बाकी के 15 मिनट का एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसके सम्स वगैरह थोड़े सॉल्व करवाए हैं। अब इसका तीसरा जो पोर्शन है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि चेक करना है कि जो हमने इक्वेशन बनाया है फिजिक्स का वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है। कैसे? जब किलोग्राम टू किलोग्राम बात कर रहे हो तो 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम दोनों ऐड हो करके 2 किलोग्राम हमको दे देगा। दैट्स द पॉसिबल थिंग। बट एक फिजिकल क्वांटिटी कोई दूसरी ही फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ऐड अप नहीं कर सकते। जैसे किलोग्राम प्लस मीटर हम नहीं कर सकते। तो हमने सीखा था वी नो दैट, ये WKT जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वी नो दैट। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डायमेंशंस होंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इक्वेशन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, नहीं तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिख दिया है प्रीवियस वीडियो इस तरह रेफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर से हम सम सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन में हमें चेक करना है, एप्लीकेशन मतलब डायमेंशन एनालिसिस का क्या काम है, टू चेक वेदर द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चेक एंड वेरीफाई द गिवन इक्वेशन ऑफ फिजिक्स यूजिंग DA मेथड विच मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा। सबसे पहले मैंने एकदम सिंपल इक्वेशन लिया है समझाने के लिए। D इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, V इज इक्वल टू वेलोसिटी, T इज इक्वल टू टाइम। धीरे धीरे क्वालिटी मतलब कि अच्छे वाले सम आते जाएंगे और डिफिकल्टी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियोस रहेंगे JEE और नीट के लिए, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे एरर एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 2 आगे बढ़ाते हुए अब इधर हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशन राइट है कि नहीं। हमने इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने बोला था 11th में मैकेनिक्स समझने के लिए 9th का मैकेनिक्स फिर से रिवाइज करके आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें तो पता है कि ये इक्वेशन राइट है। ठीक है, तो हमको उसको चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से। तो सबसे पहले वही इक्वेशन लेना चाहिए जो हमको पता है, ताकि हम इस मेथड को अच्छे से समझ सके। फिर धीरे धीरे इसका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऊपर दिए गए एप्लीकेशन मेथड के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर लिख लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल एनालिसिस क्या बनता है, एल। और क्या है एल, इधर कुछ नहीं है तो कौन है, 1, क्योंकि 1 है, मिस्टर इंडिया दिखता नहीं यहाँ पर
होता है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल एनालिसिस मिल गया। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशनल एनालिसिस निकालने के लिए v इंटू टी, तो v क्रॉस टी। अब v का डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट, और मीटर पर सेकंड में मीटर इज लेंथ और सेकंड में सेकंड इज आवर टाइम। तो l अपॉन टी इंटू टी टाइम है तो टाइम का टाइम, तो t ने t को मार दिया तो बचा सिर्फ l। तो क्या मिल गया हमको, लेफ्ट हैंड साइड भी L1 राइट हैंड साइड भी L1, यानी कि हमारा इक्वेशन करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के यूज करके हमने फिजिक्स के इस फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल फॉर्मूला को चेक कर लिया कि यह राइट है कि रॉन्ग है। क्लियर है। अब दूसरा सम लेते हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। P इज इक्वल टू 40 अपॉन आर, मतलब इसके ऊपर जो ये शब्दकोश जो लिखे हुए थे वो मैंने निकाल दिए हैं, सीधा सम ले लिया है। मतलब फर्स्ट के अंदर जो आपको एक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, ये समझ लीजिएगा। कुछ अलग होगा मैं बताऊंगा। P इज इक्वल टू 40 अपॉन आर, वेयर 4 इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं होता है मतलब m0 l0 t0, जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो जीरो इंटू सब कुछ जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो आंसर ही नहीं आएगा। वैसे तो देखने जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड पे जीरो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इजिकल टू जीरो, आंसर आ गया। लेकिन ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर P इजिकल टू प्रेशर, T इजिकल टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर याद नहीं आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या है सरफेस टेंशन। अभी के लिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे के चैप्टर्स में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, आर इज इक्वल टू रेडियस। क्लियर। तो अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, तो क्या है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस याद करने को बोला था, m1 l1 t माइनस टू। एरिया का क्या होता है L2, तो L2 अपना L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, तो 1 माइनस टू विच मीन्स -1 बचेगा। तो हमारे पास जो आया आंसर क्या आया, P का m1 l माइनस वन टी माइनस टू, इसका डायमेंशन एनालिसिस। अब राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, तो क्या आएगा भाई, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है भाई, 40 अपन आर का 4 इज डायमेंशन लेस, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो एफ अपॉन एल लिख दिया, नीचे आर तो है ही। एफ का फॉर्मूला फिर से मैंने बोला था याद कर लो, याद कर लिया हमने, m1 l1 t माइनस टू अपॉन एल, और आर कौन है, दोनों डिस्टेंस तो एल एन, ठीक है। फिर से एल स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो जो मिला वो चमका के नहीं चमका, ठीक है। इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, आपको मेथड समझ में आ चुकी है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि C इज इक्वल टू स्पीड, M इज इक्वल टू मास एंड E इज इक्वल टू एनर्जी। इसको सॉल्व करिए सेम टू सेम मेथड से, पहले लेफ्ट हैंड साइड का लिखिए फिर राइट हैंड साइड का लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने याद किया हुआ है, इसका डिस्टेंस का हमको पता है, मास का भी हमको पता है। डायमेंशनल एनालिसिस स्पीड का क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन टी मतलब एल अपॉन टी, और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सब कुछ मैंने बता दिया है, अब बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा चला जाएगा। तो अब ये उसका दूसरा यूज है, डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन है यहाँ पर, चेक फॉर करेक्ट इक्वेशन। इफ वो करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट बना के दो भाई, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन चेक किया, अब यहाँ पर चेक भी करना है और गलत है तो राइट करके भी देना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, H इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन टू टी कॉस थीटा। अब ये रो कौन है, जी कौन है, वह यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हाइट दिया हुआ है, R इज इक्वल टू रेडियस है, रो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इन टाइम। कहाँ पर देखा था हमने, 9th क्लास में, फ्री फॉल। फिर टी कौन है, सरफेस टेंशन, अभी पीछे देख के आए, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको बनाना है, सब कुछ मैंने बता दिया है।
डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कौन है, हाइट, हाइट मतलब कौन, लेंथ, तो L1। फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे, आर रो जी अपॉन 2t cos थीटा, वेयर 2 इज कांस्टेंट एंड 2 इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज कांस्टेंट, cos थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, नहीं देखा है तो सीक्वेंस में देखिए तो ही मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आर हमारा लेंथ, रो हमारा क्या बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू एम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो लेंथ का क्यूब, जी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, कैसे आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके नीचे भी टाइम, तो ये टाइम नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एल अपॉन टी का स्क्वायर। क्लियर है। अब नीचे पड़ा हुआ है एल, सॉरी टी, टी कौन है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मैंने क्या बताया था, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स हमने याद किया हुआ है m1 L1 T माइनस 2 अपॉन लेंथ का L, तो इस लेंथ ने इस लेंथ को मार दिया, ये क्यूब है, इसने इस L को मार दिया, तो नीचे एक L बचेगा, ठीक है। क्लियर है, एक M ने एक M को मार दिया, वो भी तो क्या बचेगा, L माइनस 1 सिर्फ नीचे बचा एक, और दूसरा L1 बचा तो ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा, नीचे बचा T माइनस 2, और ये नीचे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन, तो हमारे पास आंसर आएगा +2 -2 चला जाएगा, तो टी भी गया, सिर्फ L इनवर्स बचा तो 1 अपॉन L, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया था हमारा L, राइट हैंड साइड पे आया 1 अपॉन L। तो समझ में आया कि इक्वेशन तो गलत है, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, उसका रेसिप्रोकल मिल रहा है। तो अगर मुझे राइट फॉर्मूला लिखना है तो क्या करना है, सिर्फ उसको उल्टा देना है, आर रो जी को नीचे, 2t cos थीटा को ऊपर, इसका रेसिप्रोकेट करवा देना है। तो ये राइट आंसर मिल गया भाई, मजे ही मजे, सॉल्व हो गया, इजी है, लग रहा है इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके जैसे और सम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिस इज नॉलेज और सम फील, और उसकी और फील चाहिए तो यू हैव टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। कौन सी बुक लेनी है मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है फिजिक्स की, आपको मैं 2-3 अच्छी बुक रेकमेंड करूंगा। आप पहले उसके ऑनलाइन PDF देखिए, अगर आपको वो बुक समझ में आ रही है अच्छे से, तो फिर वो बाइक बाय करिएगा, मतलब बाजार से खरीदेगा, ठीक है। तो एक और सम ले लेते हैं यहाँ पर, use 2, using dimensional analysis we can write a formula just by knowing the factors on which quantity depends। सबसे पहला यूज क्या था, टू चेक द फिजिकल क्वांटिटीज इक्वेशन राइट है कि नहीं, अगर राइट नहीं है तो उसको राइट बना सकते हैं भाई, बना दिया भाई। अब बना भी दिया, लेकिन अब तो हमको पता भी नहीं है कैसे इक्वेशन बनता है, हम एक सीधा इक्वेशन नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नया इक्वेशन बनाना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये उसका थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन है। तो इसके ऊपर आगे बात करते हैं, एक सम ले लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, कहाँ से देखा, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ कहाँ पढ़े हुए थे हमने, 9th क्लास में, नहीं पढ़े हैं तो 9th एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, इसी चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए हमको देखना है, तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, F proportional to m raised to x, F proportional to a raised to y। तो इसको ज्वाइंट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी निकल जाएगी, कोई कांस्टेंट चिपकेगा, m रेस टू x एंड a रेस टू y, F इजिकल टू m है, हम सबको पता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से, हम डिराइव करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो F इजिकल टू k m रेस टू x a रेस टू y, तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, m1 L1 T माइनस 2, सामने क्या लिखेंगे, मास का x पावर है, के तो कौन है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कुछ होता नहीं है, तो होता है बेसिकली, लेकिन ये डायमेंशन फॉर्म के एप्लीकेशंस का लिमिटेशन है, ये आपको मैं समझाऊंगा आगे अभी थोड़ी देर में। तो आगे जाएंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये भी ऊपर मैंने अभी सॉल्व करवाया था, फिर से बोलूंगा टाइम वेस्ट होगा। आगे चलते हैं, L अपॉन टी स्क्वायर की वाई पावर, ठीक है। तो वाई पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो क्या हुआ, m रेस टू x L रेस टू y, और टी स्क्वायर है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, ये t है भाई,
रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो टी रेस टू माइनस 2i। अब हमको क्या करना है, इजिकल टू के दोनों साइड MLT, ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1, और यहाँ पे -2y इजिकल टू -2, तो -2 ने -2 को मार दिया तो बचा y इजिकल टू 1। अब x और y की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा f इजिकल टू ma। लेकिन इधर हमको k का कोई वैल्यू नहीं पता चलेगा, k कौन है वो भी नहीं पता चलेगा, क्यों? बिकॉज ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। वी कैन से नथिंग अबाउट दिस कांस्टेंट k। ये तो पता चल गया, ये तो इजी था, पर इसका फायदा क्या? फायदा ये है कि अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है 9th में और मैंने आपके सामने इसको डिराइव किया, अब आपने 11th में क्या आने वाला है वो तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो नहीं पढ़ा है तो उसका भी इक्वेशन डिराइव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो उसी के लिए एक और लॉटरी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा वाला एग्जाम्पल है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पूरा ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, जो हमने नहीं पढ़ा है उसकी एनर्जी चाहिए मेरे को। ये हो गया जादू भैया। विच डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे, एम्पलीट्यूड पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला निकालना है ई का। डिपेंड करती है मास पे तो मास की सम पावर, डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे तो एम्पलीट्यूड की सम पावर, डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे तो उसकी सम पावर। अब मैंने उसकी पावर क्यों लिख रहे हैं हम, ये तो समझाया नहीं, तो समझा देता हूँ कि अब F इजिकल टू एम ए में तो हमको पता था कि एम ए ऊपर ही आएगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर इसके बारे में हम लिखेंगे तो v इज प्रपोजनल टू d एंड v इज प्रपोजनल टू 1 अपॉन t। समझ में आ रहा है? तो t की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे v डिपेंड कर रहा है d की पावर 1 पे। तो पावर कौन सी आएगी हमको नहीं पता है, डिपेंड करता है मास पे, पर डायरेक्टली और इनवर्सली वो हमको नहीं पता है, इसलिए हमने पावर को XYZ लिया है और उसको फाइंड करते हैं तो हमको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन की तैयारी अच्छे से नहीं करी है, जिनका बेसिक वीक है, तो उनके लिए थोड़ा बेसिक में रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको तीनों को एक साथ लिखना है तो क्या होगा, तीनों को एक साथ लिख सकते हैं लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटके k चिपकेगा। अब E कौन है इधर, एनर्जी, M कौन है, मास, ओमेगा कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, A कौन है, एम्पलीट्यूड। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब होता है ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया? कोई पार्टिकल यहाँ है वो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। हमने 9th में मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा, मोशन इन 2 डायमेंशन यहाँ पे पढ़ेंगे और मोशन इन 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे। मतलब लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, ये सारे मोशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसी का एक टाइप है अपग्रेडेड टाइप, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आगे के चैप्टर में आएगा, तो उसके लिए और चिंता ना करें, आपको आगे के चैप्टर में मैं ही समझाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए याद कर लीजिए कि ऑसिलेटरी मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जैसे कि ये ग्राफ बनाया हुआ है उसमें ऐसे पीक वैल्यू पकड़ेगा, नेगेटिव में जाएगा, प्लस में जाएगा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एम्पलीट्यूड मतलब एक तरीके की लेंथ हुई, एक पार्टिकल का एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो E इजिकल टू क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका मिल जाएगा m की पावर x, a मतलब की लेंथ है एम्पलीट्यूड, तो उसकी पावर y, ओमेगा, ओमेगा मतलब v इजिकल टू आर ओमेगा, ये होता है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ये भी मैंने समझाया हुआ है आगे के लेक्चर में। नहीं समझ रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए, ओमेगा इजिकल टू v अपॉन आर, v इजिकल टू मीटर पर सेकेंड अपॉन ये r क्या होता है, डिस्टेंस, और इसका सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन टी उसका आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन टी मतलब t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब सब कुछ आ गया, m रेस टू x, l रेस टू y, t रेस टू -2। अब m l t बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 1 इजिकल टू x, 2 इजिकल टू y एंड -2 इजिकल टू z इजिकल टू -2।
तो माइनस माइनस कैंसल, z इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू के एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेर के उसका भी हमें कुछ नहीं पता, इसका हम कुछ नहीं बता पाएंगे बिकॉज दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में। ठीक है, तो एसएचएम हमने पढ़ा भी नहीं है, उसकी एनर्जी क्या होती है हमको पता भी नहीं है, फिर भी हमने उसका इक्वेशन फॉर्मूला फाइंड कर लिया। कैसे? सिर्फ उसका डिपेंडेंसी पता थी हमें कि वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसको यूज करके हमने आराम से उसका फॉर्मूला फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप समझ गए होंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस इज मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए। इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे लिंक में, इसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी कैसेट है, ये बजानी ही पड़ेगी और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिए जो 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, तो इस वैकेशन में, इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठा सके और वो पढ़ सके। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सब्सक्राइब करके ही जाना।